दोस्तों, हमने अपने चैनल पे असुर के सीजन 1 को एक्सप्लेन किया था और आप सभी ने उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया। तो अब जबकि असुर का सीजन 2 आ गया है तो आज की वीडियो में हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब ध्यान रहे कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको असुर 1 देख लेना होगा या फिर आप मेरी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रखूंगा जहां मैं पहले पार्ट में सिर्फ 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा और अगली पार्ट जो है वो नेक्स्ट डे ही आ जाएगी जिसमें अगेन आखिरी 4 एपिसोड एक्सप्लेन होंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम सीजन 1 की कहानी की झलक देखते हैं जहां अंत में सीबीआई ऑफिसर रसूल शुभ से मिला हुआ पाया गया था, जिसके बाद उसने ऑफिसर लोलार्क को मार डाला। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सीजन 1 के अंत में निखिल के फैसले के कारण उसकी बेटी रिया की जान भी चली गई थी। यहाँ से कहानी 16 साल पीछे जाती है और हम छोटे शुभ को देखते हैं जो गंगा किनारे अपने 3 साथियों को महाभारत के बाद की एक घटना सुनाता है। इसमें द्वारका नगरी के कई लोगों को लूट लिया गया था और हैरानी की बात ये थी कि इस वक्त अर्जुन इन लोगों के साथ था और लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपने दिव्यास्त्र को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अर्जुन की स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे में ऋषि वेद व्यास ने उन्हें समझाया कि अर्जुन को दिव्यास्त्र महाभारत के युद्ध के लिए मिले थे और उस उद्देश्य के समाप्त होने के बाद उनका धरती पर कोई काम नहीं है। शुभ आगे बताता है कि वेद व्यास यहीं से अर्जुन को परलोक जाने को कहते हैं। अब शुभ के साथियों को ये कहानी बहुत अजीब लगती है, लेकिन शुभ उन्हें समझाता है कि हर एक इंसान उतने ही दिन तक जीवित रह सकता है जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसा कहकर वो अपने एक साथी को बेरहमी से मार गिराता है। ये देख बाकी दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन शुभ उनसे कहता है कि उन दोनों का मकसद अभी आगे भी है, अतः वो इस वक्त उन्हें नहीं मारेगा। तो आगे हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ देश भर में हजारों लोग सीबीआई और कोर्ट के खिलाफ दंगा फसाद कर रहे हैं। उनका मानना है कि केसर भारद्वाज बेकसूर है और पुलिस को उसे रिहा कर देना चाहिए। कोर्ट के अंदर भी मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जहां जज सीबीआई लीड ऑफिसर शशांक से धनंजय राजपूत को कोर्ट में हाजिर करने कहते हैं, जिसने कई सारे कानून वगैरह तोड़ के रखा था। ऑफिसर बताता है कि डीजे की तबीयत ठीक नहीं है, अतः वो अभी यहाँ नहीं आ सकता। वो जज से दरख्वास्त करते हैं कि केसर को बेल ना दिया जाए क्योंकि वो एक बहुत ही शातिर मुजरिम है। ऐसे में अगर वो बाहर आ गया तो वो मासूम लोगों को मैनिपुलेट करेगा और जनता और भड़क जाएगी। जुडिशियरी से सीबीआई को 7 दिन की मोहलत मिलती है, जिसके बाद केसर को बेल मिल जाएगी। जाते हुए केसर ऑफिसर को कुछ अजीब बात कहता है कि वो इस वक्त वही है जहां उसे होना चाहिए और ऑफिसर को आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऑब्वियसली ये बात सीबीआई को परेशान कर देती है। अब इसके अलावा देश भर में एक और खबर हवा ले रही है जहां निखिल ने 3 लोगों को बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी थी। आगे हम डीजे को देखते हैं जो सब कुछ छोड़कर धर्मशाला में आकर रहने लगा है। यहाँ डीजे से बात करने एक बच्चा आता है जो उसे कहता है कि डीजे को अपने बीते हुए कल को माफ करना होगा, वरना वो जिस भी शांति की तलाश में यहाँ तक आया है वो उसे नहीं मिल सकेगा। डीजे कहता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ उसकी वजह से ही खराब हुआ है और वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा। इधर सीबीआई दफ्तर में नुसरत को नैना का फोन आता है जो उससे निखिल का पता पूछती है। नुसरत बताती है कि निखिल 2 दिन से ऑफिस नहीं आया है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। नैना नुसरत को निखिल से बात करने कहती है ताकि वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दे। यहाँ हमें यह भी मालूम होता है कि रिया की मौत के बाद से ही स्वाति का कोई अता पता नहीं है जिसने रिया को जहर देकर मारा था। हम निखिल को देखते हैं जो अपनी बेटी की मौत के बाद काफी डिप्रेस्ड है। वो एंटी डिप्रेसेंट वगैरह के सहारे जी रहा है और आज भी खुद को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एन मौके पर यहाँ नुसरत आ जाती है जो उसे बचा लेती है। इधर सीबीआई टीम में ईशानी नाम की नई ऑफिसर ज्वाइन करती है जिसने ऑफिसर लोलार्क के अंदर ट्रेनिंग ली थी। ईशानी टीम लीड को बताती है कि उसे रसूल पे शक है क्योंकि लास्ट टाइम तक वही ऑफिसर लोलार्क के साथ था। ये बात ऑफिसर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो दावा करते हैं कि रसूल ने अपने बयान में जो भी बातें कही हैं सब सच है, लेकिन ईशानी पॉइंट आउट करती है कि रसूल का पॉलीग्राफी टेस्ट और बयान कुछ ज्यादा ही क्लियर आया था, विच मींस कि वो सब कुछ प्लान करके ही बयान दे रहा था। लेकिन ऑफिसर ईशानी को शुभ को ढूंढने पर ध्यान देने कहते हैं बिकॉज एज वी नो इस वक्त पूरी देश की सिक्योरिटी खतरे में है और शुभ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ हम नैना को देखते हैं जिससे स्वाति की लोकेशन का पता चल जाता है। वो इमीडिएटली डीजे से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाती। ईशानी नैना से स्वाति के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करती है लेकिन नैना उसे कुछ नहीं बताती। इधर डीजे को वापस से वही बच्चा मिलता है जो उससे कहता है कि डीजे अपना कल छोड़ के नहीं बल्कि उसे टाल कर आया है। अगर वो सचमुच शांति चाहता है तो उसे अपना पास्ट सॉल्व करना होगा।
ये सुन डीजे अपना फोन ऑन करता है, उसकी लोकेशन ढूंढकर उससे मिलने आती है। नैना डीजे को बताती है कि उसे स्वाति का पता चल गया है, जिस पर डीजे उसे ये इन्फॉर्मेशन सीबीआई को देने कहता है, क्योंकि वो अब इस सब में पढ़ना नहीं चाहता था। बट एट दिस पॉइंट नैना को सीबीआई पर भरोसा नहीं है और वो चाहती है कि वो और डीजे खुद अब इस केस को सॉल्व करे। लेकिन जब डीजे नहीं मानता तो नैना उसे भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि निखिल को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। यहाँ से एज व्यूअर्स हम समझ सकते हैं कि शुभ यानी असुर का खेल फिर से एक बार शुरू हो चुका है। सीबीआई की टीम को लोकेशन पर एक डेड बॉडी मिलती है जो आइस में फ्रीज की गई थी और उसके चेहरे पर असुर का मास्क लगाया हुआ था, मीनिंग ये काम शुभ का ही है। निखिल को बॉडी के अंदर एक घड़ी मिलती है जिसमें आज की तारीख और रात 9:05 का समय दिया हुआ था। इससे सीबीआई समझ जाती है कि आज रात 9 बजे कुछ होने वाला है, लेकिन आखिर होगा क्या, ये पता लगाने के लिए ये लोग जेल में केसर से मिलने जाते हैं। अब तक धमाके का बुलावा डीजे को भी आ चुका था, जहां कोई उसे उसकी बीवी की तस्वीर भिजवाता है जिस पर लिखा था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है और रात को उसे एक तोहफा मिलने वाला है। अब हमेशा की तरह केसर को सब कुछ मालूम था और वो निखिल से पूछता है कि उसे घड़ी मिली या नहीं। निखिल और नुसरत केसर से शुभ के प्लान के बारे में पूछते हैं और जवाब में केसर इस घड़ी को तोड़ देता है, जिसके अंदर हम एक रुद्राक्ष का छोटा टुकड़ा देखते हैं। केसर निखिल से कहता है कि सब कुछ जानकर भी वो लोग शुभ को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी भविष्य तय कर दिया है। रुद्राक्ष को देख निखिल को शुभ की एक और कहानी याद आ जाती है, जिसमें उसने बताया था कि एक बार भगवान शिव ने अपने एक ही तीर से असुरों के बनाए 3 नगरों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें भी असुरों की पीड़ा महसूस हुई, अतः उनके आंख से एक आंसू रुद्राक्ष बनकर बह गया। ये जानकर निखिल टीम से शेयर करता है कि आज रात 9 बजे शुभ 3 जगहों पर एक बार में ही हमला करेगा। दूसरी तरफ हम रसूल को देखते हैं जो एक गुप्त टीम से सीक्रेटली कॉन्टैक्ट करता है और उन्हें रात 9 बजे के प्लान को एग्जीक्यूट करने कहता है। आगे टीम को डेड बॉडी से 3 और क्लूज मिलते हैं, जहां इस बॉडी के डेंटल इम्प्लांट्स में 3 जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। ये कोऑर्डिनेट्स दिल्ली के एक अस्पताल, मुंबई के एक मॉल और बैंगलोर के एक घर के अंदर के थे। सीबीआई समझ जाती है कि शुभ इन्हीं 3 जगहों पे हमला करने वाला है। सीबीआई टीम्स इन प्लेसेस पर निकल जाती हैं, लेकिन अब भी उनके लिए एग्जैक्ट टारगेट को खोज पाना बहुत मुश्किल था। निखिल रियलाइज करता है कि शुभ हमेशा की तरह अच्छे लोगों को मारने की कोशिश करेगा, जो सीजन 1 के अनुसार धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए थे। वो रसूल को जल्द से जल्द उन लोगों की लिस्ट बनाने का काम देता है जो इस वक्त इन लोकेशंस पे है और धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए हैं। रसूल कहता है कि ऐसे करीब 3000 लोग हैं और इतनी जल्दी सबको ट्रैक करना मुश्किल होगा। इसी दौरान रात के 9:05 हो जाते हैं और अब पूरे देश भर के टीवी न्यूज आदि पर हम असुर के मास्क में एक आदमी को देखते हैं जो हम अनुमान लगाते हैं कि असली शुभ होगा। शुभ देश के लोगों से डायरेक्टली बात करता है और उनसे कहता है कि वो उन सब की नैतिकता और अच्छाई का जो भ्रम है उससे उन्हें आजाद करने आया है। वो कहता है कि अब से 3 मिनट बाद वो 3 लोगों को मारेगा जो सभी अच्छे लोग हैं। वो भगवान को ओपनली चैलेंज करता है, सेइंग कि आज सभी को समझ आ जाएगा कि भगवान किसी को बचा नहीं सकता एंड लॉ और ऑर्डर वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यही नहीं, शुभ स्क्रीन पे इन 3 लोगों की तस्वीर भी सामने लाता है, सेइंग कि अगले 3 मिनट में इनकी जान चली जाएगी। इधर निखिल रसूल से लगातार उन लोगों की लिस्ट निकालने कहता है, लेकिन रसूल बताता है कि उसे अभी और टाइम लगेगा। देखते ही देखते 3 मिनट बीत जाते हैं, जिसके अंत में इन 3 लोगों की जान हार्ट अटैक से चली जाती है। सीबीआई पुलिस कोई कुछ नहीं कर पाता। शुभ एक बार फिर से देश की सुरक्षा का दावा करने वाले लोगों का मजाक बनाता है और कहता है कि कलयुग में हर इंसान की जिंदगी कली के हाथ में है और ये तीनों मौतें उसकी शक्ति का प्रदर्शन है। एपिसोड के अंत में हम डीजे को देखते हैं जो ये पूरा किस्सा लाइव टीवी पे देखता है और अंत में नैना के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शुभ जेल से भागने के बाद प्रयागराज आया था। यहाँ वो एक धर्मशाला के जाने माने गुरु से मिलता है। गुरु अपने लोगों को त्याग और पुण्य का ज्ञान देते हैं, जिस पर शुभ कहता है कि इंसान का कर्म असल में एक तरह का भ्रम है और इंस्टेड हमें खुलकर जीवन जीना चाहिए, तभी संस्कारिक बंधन को तोड़ा जा सकता है। बेसिकली शुभ देवता और मोक्ष को नहीं मानता था। आश्रम के लोगों को शुभ के विचार प्रभावित करते हैं और शुभ उसी आश्रम में सर्वानंद बनकर रहने लगता है। जाने से पहले वो अपने साथियों को समझाता है कि वो दुनिया में बराबरी लाना चाहता है और उसे कुछ दिन के लिए अज्ञातवास में यानी कोई और रूप लेकर रहना होगा, लेकिन इवेंचुअली वो सभी मिलेंगे और अपना मकसद पूरा करेंगे। यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ हम सीबीआई ऑफिस का सीन देखते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान निखिल को 3 बॉडीज के अंदर एक पेस मेकर मिलता है, यानी इन लोगों को पेस मेकर के होते हुए हार्ट अटैक आया था, वो भी एक टाइम पर। टीम अपने आदमियों को जांच में लगाती है और इन पेस मेकर्स के अंदर डिफिब्रिलेटर मिलता है, जिसे बेसिकली एक ही वक्त पर हाईजैक किया गया था ताकि पेस मेकर खराब हो जाए और इन लोगों पर हमला हो सके। हैकर बताता है कि किसी ने विक्टिम से करीब 20 फीट की दूरी पर रहकर इन्हें हैक किया है। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और निखिल हॉस्पिटल वाले फुटेज में एक आदमी को पिन पॉइंट करता है जो सस्पिशियसली घटना के ठीक पहले वहां मौजूद था।
इस आदमी का नाम पुष्कर था, जो कुछ ही समय पहले सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जॉब से हाथ धो बैठा था। ये लोग पुष्कर को ट्रैक करते हुए इसके घर पहुंचते हैं, जहां इन्हें हैकिंग डिवाइस भी मिल जाता है। हालांकि पुष्कर यहाँ से भाग चुका था। अब एक अजीब बात यह थी कि यहाँ निखिल को एक व्हाइट शीट बोर्ड मिलता है, जहाँ पर जानबूझकर उसकी बेटी रिया के ड्राइंग्स लगाए हुए थे, जो कि इस तरफ इशारा कर रहे थे कि शुभ फिर से उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। वहीं रसूल इस आदमी का लैपटॉप क्रैक नहीं कर पाता, जहां एक बार फिर ईशानी को उस पर शक होता है। वो किसी से कहकर रसूल पे नजर रखवाती है। दूसरी तरफ हम डीजे और नैना को अपना एक अलग ही फ्रंट बनाते देखते हैं। ये लोग स्वाति के घर पहुंच जाते हैं और स्वाति शुभ से कांटेक्ट में थी, जो उसे सही वक्त का इंतजार करने कहता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ डीजे और नैना पहुंच जाते हैं। ये लोग स्वाति को बांध देते हैं और उसे जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वाति उल्टा नैना का मजाक बनाने लगती है, saying कि उसकी बेटी रिया ने तड़प तड़प कर जान दी थी और उसने सिर्फ उसे मुक्ति दिलाई है। इसी बीच यहाँ शुभ का भी फोन आता है, जो डीजे से कहता है कि जब तक वो नैतिकता और धर्म का मार्ग चुनेगा, उसे हार के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। वो कहता है कि डीजे की वजह से ही उसकी बीवी की जान गई थी और फिर रिया की भी। शुभ डीजे को भड़काने में सफल हो जाता है और डीजे गुस्से में स्वाति का गला काट कर उसे मार डालता है। इसके बाद वो स्वाति को असुर का मास्क पहना देता है, ताकि सभी को लगे इसमें शुभ का हाथ है। अब डीजे और नैना शुभ के बारे में और पता लगाने की कोशिश करते हैं, जहां डीजे उस जेल के पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाता है, जहां से 16 साल पहले शुभ अपने 4 साथियों के साथ भागा था। ये लोग थे जगदीश, ओम और सुबेर। उस समय के न्यूज आर्टिकल्स खंगालने भर से नैना की टीम को उस मर्डर के बारे में पता चल जाता है, जो शुभ ने गंगा घाट पर अर्जुन वाली कहानी के बाद किया था। यह आदमी जगदीश था, जिसकी मौत के बाद शुभ ने ओम और सुबेर को अपना साथी बना लिया। ओम भी वही किडनैपर निकलता है जिसे डीजे ने सीजन 1 में जेल के अंदर मारा था। इन सब के परे हम एक बार फिर से उस धर्मशाला का नजारा देखते हैं, जहाँ डीजे रहने गया था। हम उसी बच्चे से मिलते हैं, जो चमत्कारी तरीके से एक मरते हुए बच्ची के जान बचा लेता है। आश्रम के सभी लोग उससे काफी प्रभावित होते हैं और हमें मालूम होता है कि इस बच्चे का नाम अनंत है। दूसरी तरफ हम नैना की टीम से मिलते हैं, जो लगातार शुभ के बारे में और पता लगाने की कोशिश में है। उन्हें स्वाति के फोन से एक डार्क वेब लिंक मिलता है, जिसे वो लोग खोलने की कोशिश करते हैं। इधर व्हाइट स्क्रीन को चेक करने पर निखिल और टीम को यहाँ भी एक जगह के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जो यूवी लाइट से ही देखे जा सकते थे। इनके ऊपर लिखा था, कर्म इज ग्रेटर देन नियति विच इज ग्रेटर देन परिणाम। वी ऑल नो कि इसका मतलब है कि शुभ ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। लेकिन एपिसोड के अंत में हम एक खास क्लू पर पहुंचते हैं, जब डीजे रियलाइज करता है कि शुभ के सारे साथी मारे जा चुके हैं एक्सेप्ट बलबीर सुबेर। इस नाम के साथ हम रसूल को आगे आते देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि शुभ का आखिरी साथी वही है और उसका असली नाम बलबीर है। यहीं पे दूसरा एपिसोड खत्म। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक बार फिर शुभ का पास देखते हैं। 12 साल पहले शुभ हरिद्वार के उस आश्रम में मौजूद सभी लोगों को जहरीला पानी पिलाकर मार डालता है और खुद वहां से निकल जाता है। वो तो अपने गुरु को भी नहीं बख्शता। प्रेजेंट में निखिल की टीम को शुभ के दिए कोऑर्डिनेट्स पे एक लड़की की मृत शरीर मिलती है, जिससे वो लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहाँ ईशानी रसूल के बारे में अपना शक निखिल के साथ शेयर करती है, सेइंग कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसका मन कहता है कि लोलाक की मौत में रसूल का हाथ था। इस पे निखिल यकीन तो नहीं करता, लेकिन उसे अपने इंस्टिंक्ट पर यकीन करने को कहता है, बिकॉज उसने डीजे के केस में ऐसा ही किया था। सीबीआई जांच में स्वाति के बॉडी पर क्लीन वुंड्स और इंसुलिन टॉर्चर के मार्क्स देखकर निखिल समझ जाता है कि इसमें डीजे का हाथ है। वो डीजे को कन्फ्रंट करता है, saying कि शुभ यही चाहता है कि डीजे उसी की तरह एक असुर बन जाए, लेकिन डीजे को खुद को रोकना होगा। लेकिन डीजे निखिल की बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो हर हाल में असुर को रोकना चाहता था और इसके लिए वो कोई भी कानून तोड़ने को तैयार है। वहीं शुभ के कत्लों के बाद केसर को भी कानूनी तौर पर रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इससे क्राइम ब्रांच की काफी बदनामी होती है और होम मिनिस्टर के द्वारा एटीएफ की टीम को सीबीआई के पास भेजा जाता है, जो अब से इस केस को लीड करेगी। टीम लीडर था पॉल, जो डायरेक्टली मैटर को अपने हाथ में ले लेता है। ये डेवलपमेंट निखिल, ईशानी और बाकियों को सही नहीं लगता, लेकिन पॉल साफ साफ कह देता है कि निखिल की टीम अब तक शुभ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाई है और अब उन्हें कुछ रेडिकल मेजर्स लेने होंगे। इस सिलसिले में पॉल केसर के अगेंस्ट नकली सबूत प्लान करने का फैसला करता है, ताकि उसे वापस जेल में डाला जा सके। वो इस काम के लिए नुसरत को चुनता है, जो पहले तो इलीगल काम करने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन पॉल उसे समझाता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो अगले दिन केसर को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन पॉल और उसकी टीम नकली प्रूफ प्लांट करके उसके लिए वापस से अरेस्ट वारंट निकलवाती है। इधर नैना और डीजे डार्क वेब का वो वेबसाइट खोलते हैं जो उन्हें स्वाति के फोन से मिला था। नैना बताती है कि ये वेबसाइट शुभ का ही है, जहाँ वो अपने लोगों के साथ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट वगैरह शेयर करता है। लेकिन डीजे यहाँ कमेंट्स में एक अजीब पैटर्न नोटिस करता है, जहाँ कोई ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा था। नैना एनालाइज करती है कि ये कोई सीक्रेट
कोड है जिसके थ्रू शुभ अपने फॉलोअर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। आगे हम डीजे को देखते हैं जो शुभ के बारे में पता लगाते हुए हरिद्वार के उसी आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम का एक आदमी उसे बताता है कि शुभ 12 साल पहले अचानक गायब हो गया था, जब उसके अलावा सभी लोग मारे गए थे। ये वही दुर्घटना है जहाँ शुभ ने सभी संतों को मार डाला था। डीजे को पता चलता है कि इस घटना के बाद बस एक लड़की थी जो शुभ के अलावा बच गई थी। इस लड़की का नाम वृंदा था और वो इस वक्त दिल्ली के नवकर कला केंद्र में काम करती है। डीजे तुरंत वृंदा के कला केंद्र में पहुंचता है जहां उसे मालूम होता है कि वृंदा एक कलाकार होने के साथ साथ आंखों से अंधी थी। शुभ के बारे में पूछने पर वो डीजे को बताती है कि शुभ उसके लिए किसी फरिश्ते जैसा था जिसने आंखों की रोशनी जाने के बावजूद वृंदा को जीना सिखाया। वृंदा ने शुभ के साथ काफी वक्त बिताया था जिस कारण से वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। यहाँ डीजे उसे शुभ के करतूतों के बारे में बताता है, सेइंग कि वो एक किलर है और पुलिस को उसकी तलाश है। ये बात वृंदा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो डीजे को वहाँ से चले जाने को कहती है। जाने से पहले डीजे को वृंदा के पास शुभ की एक किताब मिलती है जो वो अपने साथ ले आता है। ये किताब ब्रेल लिपि में लिखी गई थी जिसके पैटर्न्स शुभ के वेबसाइट पर लिखे उन्हीं अजीब कमेंट से मैच कर रहे थे। नैना इस कोड को क्रैक कर लेती है जिसमें लिखा था कि अश्विनी नक्षत्र के टाइम पर अटैक होने वाला है। अश्विनी नक्षत्र आज से सिर्फ 2 दिन बाद था जब असुर फिर से वार करने की तैयारी कर रहा था। नैना ये बात तुरंत सीबीआई को बताना चाहती थी लेकिन डीजे उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे शक था कि सीबीआई के अंदर से कोई शुभ की मदद कर रहा है। हालांकि नैना जानती थी कि डीजे शुभ को पकड़ना चाहता है और इसके लिए वो किसी की भी जान दांव पे लगाने में नहीं कतरेगा। जबकि देखा जाए तो इस अटैक से कई लोगों की जान जा सकती थी। वो सीबीआई और एटीएफ को एनोनिमसली ये बात बता देती है। निखिल और सैम की टीम इस बारे में पता लगाने में लग जाते हैं जबकि रसूल समझ जाता है कि नैना किसी तरह उनके सीक्रेट वेबसाइट को एक्सेस कर ली है। वो वेबसाइट को बंद करवा देता है जिससे नैना आगे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। अब ये सबसे डीजे समझ जाता है कि ये नैना की वजह से नहीं हुआ है बिकॉज अब शुभ को उनके लीड का पता चल गया है। ऐसे में वो लोग एक्सेस पाने के लिए केसर को वहां लाने का फैसला करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डार्क वेबसाइट एक ओरिजिनल मेंबर का फेशियल स्कैन से ही खुल सकता था। वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग केसर का चेहरा इस्तेमाल करेंगे और आने वाले अटैक के बारे में और जानकारी निकालेंगे। इधर धर्मशाला के सभी संत बस से कहीं जा रहे थे जब अनंत बीच रास्ते में बस रुकवा देता है। वो ड्राइवर से कहता है कि आगे का रास्ता खतरनाक है। पहले तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता लेकिन कुछ ही पल में वहाँ एक भूचाल आ जाता है जिससे सभी समझ जाते हैं कि अनंत का अनुमान बिल्कुल वाजिब था। इस घटना के बाद अनंत को काफी प्रसिद्धि मिलती है और कई लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी रसूल का पीछा करती है और उसे उसके घर पर एक पेन ड्राइव मिलता है। इस दौरान रसूल भी यहाँ आ जाता है और उसे ईशानी पे शक हो जाता है। ईशानी को रसूल का स्केचबुक भी मिल जाता है जिसमें उसने असुरों की तस्वीर बनाई थी। रसूल इस पॉइंट पे समझ गया था कि ईशानी को भी लोलाक की तरह उस पर शक हो गया है। वो बात बनाने की कोशिश करता है लेकिन ईशानी बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। अब इस पेन ड्राइव में ईशानी को अपनी कई तस्वीरें मिलती हैं जो इस बात को साबित कर रही थी कि रसूल ईशानी पे नजर रख रहा था। ईशानी पेन ड्राइव वाली बात निखिल को भी बताती है लेकिन निखिल उसे अश्विनी अटैक पर फोकस करने कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक ईशानी के पास रसूल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। अब सबूत इकट्ठा करने के लिए ईशानी स्पेशलिस्ट से एक बार फिर से लोलार के बुलेट वुंड एनालिसिस करने कहती है ताकि इससे पता चल सके कि लोलार को किस तरह की गन से मारा गया था। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो कुछ पता कर पाते ईशानी को किडनैप कर लिया जाता है। अगली सुबह पॉल केसर भारद्वाज को अरेस्ट करने टीम लेकर पहुंचता है लेकिन केसर उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। मगर केसर को ये आइडिया नहीं था कि आगे डीजे की टीम उसका इंतजार कर रही थी। केसर के भागने से सीबीआई ऑफिस एक बार फिर से मुसीबत में पड़ जाती है और इस बार पॉल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी बीच निखिल नोटिस करता है कि ईशानी गायब है। सभी टीम मेंबर्स ईशानी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जबकि हम देखते हैं कि किसी ने ईशानी को फांसी पर लटका के रखा है। यहीं पे तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अब चौथा एपिसोड की शुरुआत में हम एक लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ एआई रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने एक मॉडल बनाया था जो कि आने वाले कल का अनुमान लगा सके। उनके मॉडल में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी जिस कारण से वो लोग काफी परेशान थे। शुभ प्रोफेसर को बताता है कि उन्हें कल और आज यानी पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक बैलेंस बनाकर समय को देखना होगा क्योंकि भविष्य का अनुमान लगाने के लिए बीता हुआ कल और आज का समय दोनों जरूरी है। शुभ भगवान ब्रह्म का एग्जाम्पल भी देता है जो समय को स्थिर करके भविष्य देख लेते थे। जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर शुभ की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपने एआई मॉडल रिसर्च का हिस्सा बना लेते हैं। हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले शुभ ने खुद ही इस प्रोफेसर के असिस्टेंट को मार डाला था ताकि आज यहाँ आकर इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। अगले सीन में हम धर्मशाला में अनंत को देखते हैं जिससे मिलने एक कपल आता है। इनका बेटा किडनैप हो गया था और ये लोग अनंत से मदद मांगने आए थे। अनंत सचमुच ही उस बच्चे का पता कर लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है। आगे अनंत का इंटरव्यू लिया जाता है जहां वो खुद को भगवान का शिष्य बताता है। इस पॉइंट पर देश विदेश के कई लोग अनंत से मिलने आने लग गए थे। आगे हम डीजे को देखते हैं जो एक बार फिर वृंदा से मिलने आता है। डीजे वृंदा को बताता है कि उनके लिए शुभ के बारे में जानकारी पाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अश्विनी नक्षत्र के दिन हजारों लोगों को मारने वाला है। और वृंदा ज्यादा कुछ तो नहीं बता
बता पाती, लेकिन उसका कहना था कि जाने से पहले शुभ किसी प्रोफेसर के बारे में बात कर रहा था जो कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे फ्यूचर बदल दिया जाएगा। तो इस पॉइंट में कहानी में हम एक तरफ नैना और डीजे को देखते हैं जो केसर को लैब लेकर आए हैं। केसर डीजे का मजाक बनाता है क्योंकि वो शुभ के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया है। डीजे केसर की मदद से डार्क वेब एक्सेस कर लेता है, लेकिन यहाँ अश्विनी नक्षत्र के बारे में काफी सारा डेटा मौजूद था और ये समझ पाना मुश्किल था कि असल में अटैक कहाँ होने वाला है। तभी लैब में डिवाइसेस अचानक फ्लिकर करती हैं और हम स्क्रीन पे शुभ को देखते हैं, वही असुर वाला मास्क पहने हुए। असुर डीजे से कहता है कि अब डीजे भी उसी की तरह बनने लगा है क्योंकि उसने भी इमोरल काम करना शुरू कर दिया है। वो डीजे को इस परिवर्तन के बदले एक की इन्फॉर्मेशन देने की बात कहता है। हम स्क्रीन पे हरिवंश सिन्हा नाम के आदमी की डिटेल्स देखते हैं जो असुर का अगला शिकार है। शुभ डीजे को ओपनली चैलेंज करता है कि अगर वो चाहे तो इस आदमी को बचा सकता है। इधर ईशानी को किडनैप किया है रसूल ने। रसूल ईशानी के सामने कन्फेस करता है कि उसने ही लोलार्क को मारा था। इसके बाद रसूल ईशानी को भी मरवा देता है। निखिल किसी तरह यहाँ पहुंचता है, लेकिन तब तक ईशानी की जान जा चुकी थी। अब तक निखिल को समझ आ गया था कि इसमें रसूल का हाथ है और वो रसूल से भिड़ जाता है। हालांकि टीम में कोई उसकी बात नहीं मानता। अब ईशानी की मौत से निखिल बुरी तरह से डिस्टर्ब था और वो खुद को इस बात के लिए ब्लेम करता है, लेकिन नुसरत उसे समझाती है कि उन्हें हर हाल में ईशानी को न्याय दिलवाने पे फोकस करना होगा। ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को हरिवंश के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था, सिवाय इसके कि वो एक बैंक में काम करता है। लेकिन उन्हें उस लड़की के बारे में पता चलता है जिसकी लाश पिछले दिन मिली थी। इस लड़की का नाम था शालिनी। पता चलता है कि शालिनी उसी कंपनी की एम्प्लॉय थी जहाँ वो पेसमेकर्स बनाए जाते थे। ये वही पेसमेकर्स थे जिसके कारण फर्स्ट एपिसोड में 3 लोगों की जान गई थी। ऑफिसर्स कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि शालिनी का हरिवंश या अश्विनी नक्षत्र के मिशन से क्या लेना देना होगा। शालिनी की दोस्त बताती है कि शालिनी विक्रम भल्ला नाम के एक आदमी को डेट कर रही थी और कुछ समय पहले उसने अपना जॉब छोड़ दिया था। इंस्टेड वो कोई फ्रीलांस का काम करने लगी थी। ना शालिनी के लैपटॉप में नैना को काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स मिलते हैं। वो निखिल को बताती है कि ये एल्गोरिदम्स ड्रोन अटैक और हाई लेवल एआई सिस्टम में यूज किए जाते हैं। इन चीजों को देखकर निखिल समझ जाता है कि शुभ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। अब रसूल वाली बात नैना और डीजे को भी पता चलती है, जिसके बाद डीजे अपना फोकस बदलने का फैसला करता है। वो हरिवंश के डिटेल सीबीआई को दे देता है और खुद रसूल की हिस्ट्री पता करने में लग जाता है। डीजे के आदमी रसूल के गांव पहुंचते हैं जहां सरप्राइजिंगली उन्हें रसूल के माँ बाप मिलते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह आदमी रसूल नहीं सुबेर है जिसने रसूल की जगह ले ली थी। डीजे रसूल और सुबेर के डीएनए मैच करवा के प्रूव कर देता है कि वो एक फ्रॉड था। वहीं तक स्पेशलिस्ट ने भी लोलार्क के वुंड्स का दोबारा एनालिसिस कर लिया था, प्रूविंग लोलार्क को रसूल ने उसी के गन से मारा था। फाइनली डीजे सीबीआई टीम से डायरेक्टली मिलने आता है और रसूल के खिलाफ एविडेंस दिखाता है। टीम ले डिसाइड करते हैं कि पॉल, डीजे और निखिल मिलकर असुर मिशन पे काम करेंगे। ये बात पॉल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बिकॉज डीजे ने अब तक बहुत सारा कानून तोड़ा था, बट इवेंचुअली वो मान जाता है। इधर रसूल को असुर का फोन आता है। शुभ रसूल को ईशानी को मारने के लिए सजा देने की बात करता है क्योंकि उसकी वजह से उनका मिशन मुसीबत में आ गया था। लेकिन रसूल सब ठीक करने के लिए एक आखिरी मौका मांगता है और वो अब नुसरत को किडनैप करवा लेता है। रसूल डीजे को फोन करता है और बताता है कि नुसरत उसके कब्जे में है। यहीं पे चौथा एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और इसका जो अगला पार्ट है वो कल